भोपाल तत्काल का मामला। नेपाल में हुआ ऐतिहासिक आंदोलन जिसकी मेन वजह ये रही नेपोटिज्म, घोटाले, बेरोजगारी। नेपाल में इन्हीं कारणों से भड़की हिंसा है। आने के बाद युवाओं का विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें संसद पर हमला किया गया। इस हिंसा में 19 लोगों की जान चली गई। इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हिंसा महज सोशल मीडिया बैन के खिलाफ है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है? अभी सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया और एक हफ्ते बाद सभी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। इस बैन के खिलाफ हज़ारों की संख्या में युवक सड़कों पर उतर आए। नेपाल की संसद पर हमला बोल दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। नेपाल से सामने आ रही हिंसा की तस्वीरें देखने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, ये हंगामा क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए या फिर जेन जेड 1997-2012 के बीच जन्मे लोगों के पीछे, इस प्रदर्शन के पीछे हैं या कोई और वजह है? दरअसल नेपाल में भ्रष्टाचार की आवाज़ काफ़ी समय से उठ रही है। पिछले साल भी नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले थे। ओली सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहे हैं जिसका असर सोशल मीडिया पर भी होने लगा है। आइए जानते हैं कैसे। पहला, भाई भतीजीवाद की पॉलिटिक्स। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। नेताओं समेत उनके बच्चों और परिवार के आलीशान लाइफस्टाइल और शान शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था जिससे युवाओं की नाराज़गी का अंदेशा लगाया जा सकता है। दूसरा, भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब युवा एक हो गए। थर्ड, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल के 10.71% युवा बेरोजगार हैं। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति मौजूद है जिनमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। चौथा, भारत से दूरी और चीन से बढ़ती नज़दीकी। जुलाई 2024 में केपी ओली की सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा है। नेपाल ने भारत के साथ समय सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। ओली सरकार की इस रुख को लेकर भी नेपाली नागरिकों में भारी नाराजगी है जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हुआ। पांचवा, राजशाही की मांग। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं। वहीं वर्तमान में भड़की हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया जिससे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन की मेन वजह यही रही। इस विरोध प्रदर्शन में न केवल राजधानी काठमांडू की ज़्यादातर ऐतिहासिक और आधुनिक इमारतों को आग लगा दी गई बल्कि इसके कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। 17 साल पहले 28 मई 2008 को नेपाल एक गणतांत्रिक देश बना था। हिमालय से सटे राष्ट्र में अचानक भड़के इस विरोध प्रदर्शन की बहुत सारी वजहें रही हैं। 4 सितंबर को प्रतिबंध के बाद नेपाल के लोगों में वाइबर और टिकटॉक जैसे ऐप तक सीमित हो गई जिससे कई लोगों के चैट करने के लिए फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप से अचानक वाइबर और अन्य माध्यमों को डाउनलोड करना पड़ा। नेपाल सरकार ने पहले टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन नियमों का पालन करने पर सहमति जताने के बाद फिर से इसे अनुमति दी गई थी। इससे पहले नेपाल में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच नेपो के नाम का एक कैंपेन भी चल रहा था। ये उन बच्चों का निशाना बनाया था जो भाई भतीजावाद राजनीतिक संबंधों का लाभ उठा रहे थे। नेपाल में प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई। उनमें से कुछ नेपाल के मंत्रालयों के मुख्यालयों, सिंह दरबार और सिंह संसद परिसर की दीवारों पर चढ़ने लगे जिसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस ने दागे गए आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां और फायरिंग में देश भर के कई प्रदर्शनकारी मारे गए। अगले दिन 9 सितंबर को जो कुछ हुआ वो नेपाल के इतिहास में दर्ज हो गए। इस दिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नेपाल की अर्थव्यवस्था में कोविड के बाद सुधार देखने लगा है। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी जा रही है लेकिन काम की तलाश में नेपाल के लोगों को विदेश जाना ज़रूरी है। इससे विदेश में ढेर नेपाली कामगारों को पैसे भेजने का सिलसिला भी बढ़ा है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2025 में अर्थव्यवस्था के 4% से अधिक की दर से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि इस सप्ताह में कई राजनीतिक उथल पुथल तोड़फोड़ के कारण इस पर असर पड़ने की आशंका है। नेपाल में सुशीला कार्की बनी अंतिम प्रधानमंत्री। इस बीच नेपाल के पूर्व सीजीआई सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। सुशीला कार्की को शुक्रवार नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
नई सरकार का काम 6 महीने में या साल भर में चुनाव कराना होगा। नेपाल से जुड़ी हुई खबरों के लिए और भोपाल से जुड़ी हुई हर खबर के लिए बोलता भोपाल चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।